आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं न सिर्फ कोरोना और उसकी वैक्सीन से जुड़े विषयों पर, बल्कि हम आपको अपने विशेषज्ञों के माध्यम से आपके जनरल हेल्थ और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में भी बात करते हैं। इस समय सभी की चिंता कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर है। ओमिक्रॉन की वजह से पूरे विश्व के लिए संक्रमण की नई संभावनाएं तेज हो रही हैं, इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 137 करोड़ 67 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं टीकाकरण के इस संदेश से। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। आप यहां पार्किंसंस डिजीज और मूवमेंट डिसऑर्डर प्रोग्राम के प्रमुख भी हैं। डॉक्टर संजय, नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार श्रोताओं, आप कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल डॉक्टर संजय से हमारे स्टूडियो के नंबर 011-23421-230 और दिल्ली का स्टडी कोड 011 और दूसरा नंबर है 23421764, इस पर सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर संजय, सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन की, जिसे लेकर WHO ने भी चिंता जताई है और कहा है कि इसके मामले हर तीसरे दिन दोगुने हो रहे हैं और 89 देशों में ओमिक्रॉन के संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर ये चिंताएं क्यों हैं, कितना घातक है। देखिए, ओमिक्रॉन की जो सबसे चिंता वाली बात है, इसका संक्रमण दर है और ये चिंता इसलिए है कि कम समय में ज्यादा केसेस आ सकते हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि संक्रमण काफी मामूली है। जैसा कि साउथ अफ्रीका जहां से सबसे पहले ओमिक्रॉन रिपोर्ट हुआ था जी, वहां के अगर आप डेटा को देखें तो पिछले एक महीने में संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा और बहुत तेजी से नीचे आया। अब वहाँ केसेज नीचे आ रहे हैं। पहले पॉजिटिविटी रेट 30 के ऊपर चली गई थी, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से 30 के नीचे आ गई है। लेकिन ये ट्रांसलेट नहीं हुआ हॉस्पिटलाइजेशन में, न ही डेथ में। इसका मतलब है कि केसेस तो बढ़े, लेकिन सिम्टम माइल्ड थे और इतने माइल्ड थे कि हॉस्पिटलाइजेशन ऑलमोस्ट फ्लैट था, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन न के बराबर हुआ। तो ये एक अच्छी बात है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बनाए रखें ताकि अगर ओमिक्रॉन इंडिया में फैलता भी है तो केसेस कम हो और ऐसा लगता नहीं है कि सेकेंड वेव की तरह केसेस बढ़ेंगे। लेकिन अगर बढ़ता भी है और माइल्ड होता है तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं लगती। जी, और डॉक्टर संजय, जैसा कि कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन स्ट्रेन से होने वाली, जैसा कि आपने भी बताया कि जो सीवियरिटी है वो डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कम है, लेकिन जो इन्फेक्शन की क्षमता है या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण होने की क्षमता है, वो इस वायरस की बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसे में कुछ ऐसे लोग जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें भी परेशानी हो सकती है ज्यादा। देखिए, एक और स्टडी आई थी, काफी अच्छी स्टडी थी, जिसमें था
कि ओमिक्रॉन कैसे रेप्लिकेट करता है। जी तो उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग पहलू था कि ओमिक्रॉन का रेप्लिकेशन लंग का एक पोर्शन होता है ऊपर वाला ब्रोंकस, जी जो ब्रोंकस डिवाइड होके दोनों लंग के दो पार्ट बनते हैं। तो डेल्टा लंग में रेप्लिकेट कर रहा था और ये ओमिक्रॉन जो है ब्रोंकस में करता है। तो इससे इसका निष्कर्ष ये हुआ जी कि डेल्टा सीवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर करता था, क्योंकि लंग में जाकर रेप्लिकेशन होता है। आपने देखा होगा जी लोगों के सीटी स्कोर कितने हाई थे जी और अचानक से 2 या 3 दिनों में सांस की दिक्कत, ऑक्सीजन की डिमांड, और कई बार तो पेशेंट 2 या 3 दिन में ही गुजर जाते थे। जी लेकिन यहाँ जो इन्फेक्शन है वो रेप्लिकेशन ब्रोंकस में हो रहा है। तो ब्रोंकस में होने की वजह से पेशेंट को ड्राई कफ और थोड़ा फटीग और फीवर भी उतना मेन सिम्टम नहीं है। तो जी यह मान के चलेंगे ऑल्दो इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन चूंकि रेप्लिकेशन लंग में ना होके ब्रोंकस में हो रहा है तो सिवियरिटी काफी कम होगी। ये इनिशियल डेटा है लेकिन काफी इनकरेजिंग डेटा है और इस तरफ इशारा करता है कि जो माइल्ड केसेज पूरे वर्ल्ड में कई जगह से, जी जैसे मैं एक डेनमार्क का भी डेटा देख रहा था जी जी और ब्रिटेन का भी इनिशियल डेटा देख रहा था कि वहां भी हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ कम हुए हैं इन कंपैरिजन टू जो नंबर ऑफ केसेज इतने बड़े हैं। जी तो मोस्ट लाइकली ये जो पैथोफिजियोलॉजी है उसको एक्सप्लेन करेगी। लेकिन आने वाले समय में जरूर इस पे और ज्यादा शोध पत्र होंगे और हमें और ज्यादा जानकारी मिलेगी। जी बिल्कुल। और डॉक्टर संजय, बहुत सारे लिसनर्स हैं जो हमारे स्टूडियो से जुड़ रहे हैं आपसे सवाल करने के लिए, और आज के कार्यक्रम की हमारी पहली कॉलर हैं रिंकी तिवारी जी बलरामपुर से। रिंकी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। रिंकी जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी जी नवीन जी नमस्ते। जी, मैं सिद्धार्थ हूँ। रिंकी जी नमस्कार। ठीक है, आपके साथ एक सर है, उन्हें भी मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। जी जी सर, बिल्कुल मेरा क्वेश्चन है कि सर जैसे अगर मान लीजिए जैसे बात किया जा रहा है बूस्टर डोज की, ठीक है, जी अभी मंत्रणा चल रही है, जैसे सरकार इस पे मतलब मंत्रणा कर रही है कि बूस्टर डोज किया जाए, जबकि अभी जो स्वदेशी वैक्सीन है वो पूर्णतः अभी सबको नहीं लग पाया है। दूसरी बात सर, जैसे मान लीजिए अगर कोई किडनी का पेशेंट या शुगर का या भी किसी भी चीज का, तो सर क्या वो बूस्टर डोज लगा सकता है, उसे मिल सकता है? धन्यवाद। जी डॉक्टर संजय, बूस्टर डोज को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि बूस्टर डोज की आवश्यकता है या कब लगेगी या क्या इसके बारे में विचार चल रहा है। देखिए, बूस्टर डोज के बारे में भारत सरकार में अलग अलग स्तरों पे विचार चल रहा है, लेकिन अभी कोई दिशा निर्देश नहीं आया है। और अभी भारत सरकार का जो बयान आया है उसमें बड़ा क्लियर है कि हमारा जो टारगेट है वो डबल डोज वैक्सीनेशन पे है। क्योंकि आपने देखा होगा जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसका करीब 89% के आसपास सिंगल डोज वैक्सीनेशन और करीब करीब 55-60 के आसपास डबल डोज वैक्सीनेशन हो चुका है। तो इस नंबर को बढ़ाने के क्रम में सरकार काम कर रही है। और बूस्टर डोज के बारे में अब पूरे विश्व का भी अगर आप आकलन ले तो इसमें काफी कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, साइंटिफिक रिकमेंडेशन बहुत क्लियर नहीं है। आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका का डेटा जो मैं बता रहा था ओमिक्रॉन का, वहां तो वैक्सीनेशन 25% ही हुआ है और बूस्टर तो दूर की बात है। मतलब पूरा वैक्सीनेशन अगर आप देखें तो 25% है, फिर भी केसेज माइल्ड हुए हैं। तो मे बी हमें थोड़ा और स्टडी की जरूरत है और भारत सरकार निश्चित तौर पर जब भी कन्विंस हो जाएगी तब इस तरह के दिशा निर्देश या गाइडलाइन जो भी आएंगे। लेकिन आज के दिन में भारत सरकार की तरफ से बूस्टर के बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं है और फ्यूचर में इसका इंतजार करना चाहिए। जी बिल्कुल। और जैसा कि जिन लोगों ने, बहुत सारे अभी ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेकेंड डोज वैक्सीन की नहीं ली है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे जिनकी ओवरड्यू हो गई है? देखिए, ये मैं कह सकता हूँ कि आलस है और कई लोग इस बारे में थोड़ी लापरवाही बरत रहे हैं। अभी नंबर थोड़ा बेटर हुआ है जब से ओमिक्रॉन का एक आप कह सकते हैं कि खतरा आया है, तो गैप थोड़ा सा नैरो डाउन हुआ है। लेकिन अभी भी कई लोग हैं जिन्होंने सेकेंड डोज ड्यू होने के बाद भी नहीं लगाए हैं। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर उनका डोज ड्यू है तो जाए और लगवाएं, और अगर उन्होंने एक भी डोज नहीं लिया है तो इमीडिएटली जाकर वैक्सीनेशन कराएं। क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर वैक्सीनेशन हुआ है
तो कोविड होता भी है तो माइल्ड होगा, सीवियर नहीं होगा, और सीवियर इलनेस और डेथ से वैक्सीनेशन काफी हद तक प्रोटेक्ट करती है। जी, और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। आप भी डॉक्टर संजय से हमारे स्टूडियो के नंबर दिल्ली का कोड 01123421230 यानी 01123421230 और स्टूडियो का दूसरा नंबर है 01123421764 23421764। इस पर दिल्ली का कोड नंबर जो कोड है 011 लगाना ना भूलें और आप इस पर सवाल पूछ सकते हैं। और अगर हम देखें डॉक्टर संजय, आपका न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में और खासतौर से पार्किंसंस डिजीज के उपचार में आपकी विशेष दक्षता है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बीमारी क्या है और इसके क्या लक्षण हैं? देखिए, पार्किंसन डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें कई तरह के लक्षण होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन लक्षण होते हैं वो पेशेंट स्लो हो जाता है। मतलब हम उसको अपने लैंग्वेज में ब्रेडिकिनीजिया कहते हैं कि पेशेंट हर काम में स्लो हो जाता है, जैसे बैठ के उठने में या अपना अगर ड्राइविंग कर रहा है उसमें, या कोई लेडी किचन में काम कर रही है उसमें। लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा लक्षण जो है वो है ट्रेमर, मतलब कंपन। तो अगर कंपन और स्लोनेस दोनों एक साथ है तो काफी हद तक ऐसा हो सकता है कि ये पार्किंसन डिजीज के लक्षण हैं। पार्किंसन डिजीज आमतौर पर 55-60 के आसपास होता है, लेकिन करीब 1/3 या कह लें करीब 1/3 से 1/4 ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिसमें पार्किंसन अर्ली पार्किंसन होता है, या कई बार यंग ऑनसेट पार्किंसन होता है। यंग ऑनसेट मतलब कि 40 से कम में भी पार्किंसन डिजीज हो सकता है। और अगर यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज होता है तो कई बार उसमें फैमिली हिस्ट्री भी मिलती है कि परिवार में एक साथ 2 या 3 लोग पार्किंसन डिजीज से ग्रस्त हो। अच्छी बात क्या है, पार्किंसन डिजीज को अगर हम डायग्नोस कर लें और सही समय पर डायग्नोसिस बनाएं तो इसका उपचार मुमकिन है, और उपचार से मरीज की जो डेली लाइफ है वो काफी हद तक सामान्य रहती है। जी, और हमारे देश में पार्किंसन की स्थिति क्या है? मतलब कितने पेशेंट्स हैं हमारे देश में और कितना कॉमन है ये? देखिए, पार्किंसन एक डिजीज जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है उसके अंतर्गत हम इसको क्लासिफाई करते हैं। और अगर आप पूरे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस को देखें तो सबसे कॉमन अल्जाइमर्स है, जिसमें कि पेशेंट भूलने लगता है। पार्किंसन डिजीज का नंबर 2 पे आएगा। तो ये कह सकते हैं कि पार्किंसन डिजीज इज द सेकंड कॉमनेस्ट न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। तो ये रेयर भी नहीं है, लेकिन बहुत ही ज्यादा हम लोग पेशेंट देखते हैं ओपीडी में। और इस तरह के मरीज जो हैं वो कई बार मिसडायग्नोस हो जाते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि उनको कंपन है तो कंपन कई बार यह कहकर टाल दिया जाता है कि बुढ़ापे में तो कंपन के लक्षण होंगे ही। तो इस तरह से अगर डायग्नोसिस नहीं बनती है तो मरीज उपचार से वंचित हो जाता है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी में कंपन है, हाथों में कंपन है या कहीं पर भी कंपन है, तो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। हो सकता है वो पार्किंसन डिजीज हो, और हो सकता है कि इलाज से मरीज की जो दैनिक दिनचर्या है वो काफी हद तक सामान्य हो सकती है। जी, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर संजय आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। और इस बीच हमारे अगले कॉलर अपने सवाल के साथ जुड़ गए हैं, यामीन भाई रेडियो वाला। यामीन भाई नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सिद्धार्थ सर नमस्कार। जी नमस्कार। जी यामीन भाई बताइए। जी सर, मैं यामीन बोल रहा हूँ जी, रेडियो वाला। जी सर मैं जानना चाह रहा था, जैसे कि हमने दोनों डोज ले लिए हैं तो फिर हम तो काफी सुरक्षित माने जाएंगे ओमिक्रॉन से। और एक ये जानना चाह रहा था कि जैसे कि हम RT-PCR किट से पता लग जाता है इसका, या किसी और तरीके से जांच होती है? जी बिल्कुल। तो एक तो ये जानना चाहते हैं कि टीकाकरण हो जाने के बाद कितने सुरक्षित हैं ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट से? देखिए, कोई भी टीका है उससे 100% सुरक्षा नहीं होती। टीका लगाने का मेन मकसद है सीवियरिटी ऑफ इलनेस कम करना और डेथ को प्रिवेंट करना। कोविड के दोनों वैक्सीन लगने के बाद भी आपको कोविड के लक्षण आ सकते हैं, लेकिन काफी
संभावना इस बात की है कि आपके लक्षण मामूली होंगे और आपको सीवियर इलनेस नहीं होगा जी लेकिन आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और इनका दूसरा सवाल था जी कि क्या आरटीपीसीआर से ओमिक्रॉन की RT-PCR जांच हो सकती है जी कि नहीं? जी, तो आरटीपीसीआर से ओमिक्रॉन की जांच संभव है और आरटीपीसीआर से ही ओमिक्रॉन की जांच होती है। और अगर आरटीपीसीआर में एक सीक्वेंस होता है जो कि एस सीक्वेंस कहते हैं, अगर वो एब्सेंट होता है तो एक जो हमारे साइंटिस्ट हैं या जो टेस्टिंग करते हैं जी उनको एक डाउट होता है कि ये अलग जीनोमिक सीक्वेंस का वायरस है और उसके बाद वो जीनोमिक सीक्वेंसिंग करके ये पता लगाते हैं कि कहीं ये ओमिक्रॉन तो नहीं है, लेकिन आरटीपीसीआर से ही इसकी जांच होगी। जी। और रुक करते हैं गुरुग्राम का, जहां से सुभाष जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ सर। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब मेरा नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ जी कि जो आज ओमिक्रॉन का वो फैलाव चल रहा है जी और इससे पूर्णतया जो है निजात कब तक, कितने वर्षों में तक मिलेगी, या मतलब पूर्णतया निजात कब तक मिलेगी, कृपा करके बताइए। थोड़ा मतलब डर सा पैदा हो रहा है लोगों के बीच, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल। और डॉक्टर संजय, धन्यवाद सर। हर व्यक्ति शायद यही जानना चाहता है कि ओमिक्रॉन हो या कोरोना हो, इससे निजात कब मिलेगी। देखिए, अगर आप स्पेनिश फ्लू भी देखें तो स्पेनिश फ्लू से भी निजात करीब 2, 2.5, 3 साल में मिला था। और किसी भी एपिडेमिक में ऐसा होता है कि कई बार ये कह सकते हैं कि वेव्स आती हैं और जैसे जैसे वेव्स आते हैं, वेव्स काफी तेजी से फैलने वाला होता है। बेसिकली क्या है कि वायरस अपने आप को मजबूत करता है और ज्यादा प्रेरित करता है कि वो तेजी से फैले, लेकिन कई बार तेजी से फैलने की वजह से एक कम्युनिटी में हर्ड इम्यूनिटी की भी स्थिति बन जाती है, जो कि आने वाले जो सब्सिक्वेंट वेव है उससे आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको साउथ अफ्रीका का एग्जांपल दिया कि वहाँ ओमिक्रॉन का बिल्कुल कुछ खतरा ही नहीं हुआ, केसेज बढ़ गए, मोर्टेलिटी नहीं हुई, डेथ नहीं हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अगर ओमिक्रॉन आता भी है और माइल्ड होता है तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करके हम इस बात को जरूर सुनिश्चित करें कि नंबर ऑफ केसेज कम हो, और नंबर ऑफ केसेज कम होंगे तो हमारे हेल्थ सिस्टम पे उसका असर भी कम होगा। जी। और होडल हरियाणा का रुख करते हैं, जगदीश जी से बात करते हैं। जगदीश जी नमस्कार। हेलो जी जगदीश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं जानना चाहता, जैसे हमने दोनों टीके लगवा लिए हैं सर जी, तो सर इसके बाद ओमिक्रॉन के कितने चांस है कि हमें हो सकता है, या इसको पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए कोई उपाय नहीं हो रहा था? जी डॉक्टर संजय, देखिए बहुत सारे श्रोता हैं, सवाल एक ही है कि ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन और ओमिक्रॉन, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जो जनता में एक चिंता वाली बात है, बिल्कुल जाहिर है, लेकिन एक और मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि अभी पिछले कुछ महीनों में वैक्सीन के साथ कुछ ओरल मेडिकेशंस पे भी काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। ये अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ ओरल मेडिकेशंस ऐसे आए हैं जिससे सीवियरिटी ऑफ इलनेस 88% तक कम हुए हैं। तो हमें इंतजार करना चाहिए, हो सकता है कि कुछ ऐसी मेडिसिन भी आ जाएं जो कि कोविड के प्रति काफी उनका अच्छा प्रभाव मिले। लेकिन जैसा मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि ओमिक्रॉन के प्रति सतर्कता की जरूरत है, ओमिक्रॉन को लेकर पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लक्षण माइल्ड हैं और इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन सतर्क रहें। जी बिल्कुल, ठीक है सर, थैंक यू। और हमारे जो श्रोता डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहते हैं वो हमारे स्टूडियो के नंबर 011-2342-1230 और स्टूडियो का दूसरा नंबर है 011-2342-1764 पर फोन कर डॉक्टर संजय पांडे से सवाल कर सकते हैं। और डॉक्टर संजय, इस समय अगर हम देखें तो दिल्ली जैसे शहरों में
कड़ाके की ठंड पड़ रही है, शीतलहर चल रही है और सर्दियों में होने वाले कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करते हैं, जैसे ब्रेन स्ट्रोक या माइग्रेन या बहुत तरह की जो आप बताएंगे कि ऐसी कौन से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनसे हमें सर्दियों में सावधान रहना है, बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, सर्दियों में जो सबसे कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो स्ट्रोक है। ऐसा इसलिए है कि सर्दियों में एक टेंडेंसी होती है ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ने की, और जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी थोड़ा स्लगिश होता है। तो अगर जैसे मान लीजिए कि आपको पहले से कोई कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस है या कुछ है, तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि आप ऑलरेडी प्री डिस्पोज्ड हैं, और साथ में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया या आपके बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ी स्लगिश होती है बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर, तो उसकी वजह से भी कई बार स्ट्रोक के इंसिडेंस ज्यादा मिलते हैं। और हम लोगों ने ये देखा है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अगर पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस लेने में लापरवाही करता है तो हिमरेजिक स्ट्रोक, जैसे जिसको हम ब्रेन हिमरेज कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, तो इसकी वजह से हेमरेजिक स्ट्रोक काफी होता है, जो कि एक बहुत ही सीरियस तरह का स्ट्रोक होता है। तो ठंड के दिनों में दो चीजों का बिल्कुल ख्याल रखें। अगर आपको डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है तो आप अपनी दवाएं निरंतर खाएं। दूसरी, अगर आपको कोई अंडरलाइंग मान लीजिए कि कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, कई बार क्या है कि हार्ट डिजीज भी स्ट्रोक का कारण होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको बाईपास हुआ है या आपको स्टेंट डला हुआ है या कोई किसी वजह से आप हार्ट की दवा खा रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि हार्ट से एक इम्बोलस या एक थ्रोम्बस निकल के और वो ब्रेन के सर्कुलेशन में पहुंच जाता है, जिससे कि स्ट्रोक की संभावना होती है। तो उन दवाइयों को आप छोड़े नहीं। हमने कई बार देखा है कि पेशेंट दवाइयों को छोड़ देता है, फिर 1-2 महीने के बाद स्ट्रोक लेके आ जाता है। तो उन दवाइयों को जरूर खाएं। और जो एक और जो मैं प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहुत एक्सट्रीम विंटर के टाइम में मॉर्निंग वॉक को अवॉइड करें। कि जैसे बहुत ही टेम्परेचर कम है और आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि उस समय बिकॉज ऑफ वेदर आपका ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाए और आप ज्यादा प्री डिस्पोज्ड हो। तो मॉर्निंग वॉक के लिए न जाके बेहतर है कि थोड़ा सा मौसम बेटर हो या थोड़ी धूप निकल जाए, या थोड़ा लेट आवर्स में जा सकते हैं, शाम को भी जा सकते हैं जी। तो इन छोटी छोटी चीजों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो मेरे ख्याल से आप सुरक्षित हैं। लेकिन विंटर में थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और अब दिल्ली से सोनी कुमारी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। हेलो। हाँ हेलो सर, नमस्ते। जी सोनी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर को भी प्रणाम। जी नमस्कार सर। मुझे अप्रैल में हुआ था कोरोना और मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ। दोनों वैक्सीन लगा रखा है मैंने, और मेरे इफेक्ट से मेरे पापा चले गए, डेथ कर गए कोरोना। तो अब मुझे दोबारा हो सकता है? जी डॉक्टर संजय, कोविड सोनी जी को एक बार हो चुका है और फादर की डेथ भी हो गई है, तो अब मन में सवाल ये है क्या कहीं दोबारा कोविड ना हो जाए, क्या कहेंगे? देखिए, इसकी बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आपको कोविड नहीं हो सकता है, लेकिन चूंकि आपने दोनों वैक्सीन लगा चुके हैं और आपको कोविड हो भी चुका है, तो ये काफी ज्यादा पॉसिबल है कि आपके शरीर में एंटीबॉडी की मात्रा काफी पर्याप्त होगी। लेकिन आपको कोविड अगर होता भी है तो काफी ज्यादा इस बात के चांसेस हैं कि माइल्ड सिम्टम होंगे, या हो सकता है कि आप एसिम्टोमेटिक भी हो। लेकिन आपको सतर्क रहने की इसलिए जरूरत है क्योंकि आपको डायबिटीज है। तो आप सतर्क रहें, लेकिन परेशान, एंजाइटी और पैनिक से कोई फायदा नहीं है। आपने अच्छा किया है, वैक्सीनेशन लगवाया है, और वैक्सीनेशन लगाने के बाद काफी इस बात की संभावना है कि आपको सीवियर कोविड या इस तरह का कोविड जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े, इसकी संभावना काफी कम है। जी। और डॉक्टर संजय, हम लोग बात कर रहे थे कि सर्दियों में होने वाली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की, और किस तरीके से आपने बताया कि लाइफस्टाइल को ठीक रखना है प्रिवेंशन के तौर पर। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वो लोग जिनको हो चुकी है ये प्रॉब्लम्स, अगर वो स्ट्रोक के शिकार हो चुके हैं या उन्हें दूसरी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो वो इस मौसम में क्या खास ध्यान रखें अपना? देखिए, इसमें बेसिक चीजें हैं, जैसे जो दिल्ली में जैसा देखा गया है या नॉर्थ पूरे इंडिया का विंटर का पैटर्न है कि 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक विंटर अपने पीक पर होता है। जैसे अभी विंटर पीक पर है, तो इस समय
सतर्क रहने की जरूरत है। इस समय कोशिश करें कि एक्सट्रीम विंटर में बाहर ना निकले, और अगर आप घर में भी हैं तो घर में वार्म रखें एरिया को। और दवाइयां अगर कोई चल रही हैं तो दवाइयों को समय से खाएं, दवाइयों में खाने में कोई लापरवाही ना करें। और जैसे मान लीजिए किसी को स्मोकिंग की हैबिट है या कोई और किसी और फॉर्म में स्मोकिंग की हैबिट है तो उसको अवॉइड करें। जी बिल्कुल, तो ये सावधानियां अगर हम रख सकते हैं तो अपने आप को फिट एंड फाइन बना सकते हैं। और इस बीच सोनीपत हरियाणा से उमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। उमेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। हेलो, नमस्कार सर। जी उमेश जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी सर, नमस्कार। मैं अभी आपका प्रोग्राम सुन रहा था। जी, तो एक्चुअल में सर मुझे एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है और मैं दिल्ली स्वास्थ्य विभाग में ही लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पे कार्यरत हूँ जी। तो सर मेरे को अपनी इस बीमारी से संबंधित कुछ जानना था सर। जी बताइए, सवाल करिए सर। जी उमेश जी, हेलो हेलो। अच्छा, उमेश जी से संपर्क डॉक्टर साहब हमारा टूट गया है, लेकिन एपिलेप्सी की बात की है इन्होंने। जी, एपिलेप्सी की बात की। हेलो डॉक्टर संजय। यस जी जी, वो दोबारा से लाइन पे आ गए। उमेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ जी, आप बता रहे थे आपको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, बताइए, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, तो मैंने कोविड की डोज ली थी तब, तो मेरा राइट साइड सुन हो गया था सर। एक्चुअल में मेरी जो राइट लेग है उसमें भी पोलियो है 70%। जी। तो जैसे अब डोज अभी ले रहा हूँ, मैं दूसरी ली थी मैंने, तो उस टाइम मैं ठीक हो गया था। तो ऐसा तो कुछ नहीं है सर, जैसे ओमिक्रॉन आ रहा है तो कुछ इफेक्ट हो और ज्यादा? जी डॉक्टर संजय, क्या कहेंगे आप? जी, ओमिक्रॉन का ऐसे एपिलेप्सी पेशेंट्स पे कोई डायरेक्ट इफेक्ट हो इस तरह की स्टडी अभी कोई ऐसी आई नहीं है, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि कोविड के जो पहले वाले भी वेव्स देखे गए थे तो उसका एपिलेप्सी से कोई डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं था। हाँ, कुछ पेशेंट्स में लाइक ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हुआ था, जैसे इनकेफ्लाइटिस लाइक प्रेजेंटेशन हुआ था, लेकिन उसका इनके एपिलेप्सी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, नहीं लगता है। जी, इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। और डॉक्टर संजय, जैसे आपने ये चीज बताई कि किस तरीके से सर्दी के मौसम में हमें मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से बचना है, लेकिन ऐसे में हमारा खान पान किस तरीके का होना चाहिए कि हम एक हेल्दी लाइफ को जी सकें? देखिए, खान पान डिपेंड करता है कि आप किस तरह का खान पान लेते हैं, जैसे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। तो अगर जैसे आप वेजिटेरियन हैं तो सर्दी से बेहतर कोई मौसम नहीं है, क्योंकि इस समय हर तरह की सब्जियां मिलेंगी आपको, हरी सब्जियां, गाजर, मटर, मूली और तरह तरह की हरी सब्जियां और भी जो भी हैं। तो सब्जियों के लिए तो ये कह सकते हैं कि विंटर से बेहतर तो कोई मौसम नहीं है। तो अगर आप ज्यादा वेजिटेबल्स खाएं और अपने खान पान में ज्यादा वेजिटेबल्स यूज करें तो ये एक अच्छा लाइफस्टाइल माना जाएगा, और इससे आपको मिनरल्स की, विटामिन्स की, कैल्शियम की, हर तरह की डिफिशिएंसी से निजात पाने में मदद मिलेगी। तो सर्दियां इस लिहाज से काफी अच्छी हैं कि आपके खाने में काफी वैरायटी हो सकती है, और साथ में डिपेंडिंग अपॉन योर टेस्ट आप अपने खाने को मॉडिफाई कर सकते हैं और एक उचित आहार ले सकते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा अगर आप उचित आहार लेते रहेंगे। और समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर संजय, आप आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी नमस्कार। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर संजय पांडे ने आपको कोरोना से बचने और आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।